बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हर दिन आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं ताकि खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा सके और आपकी कृषि भी उन्नत हो। तो ऐसे ही कुछ खास विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही इस कार्यक्रम में आपकी बेहद ही अहम भूमिका होती है क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, चाहे टोल फ्री नंबर के जरिए हो या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप अपना सवाल भेज सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सवाल विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो बता देते हैं आपको कि आज किन विषयों पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। साथ ही बात होगी सोयाबीन में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। तो इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम आश्रय। आप प्रधान वैज्ञानिक है प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। आप वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज या फिर इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है, कदन्न भी कहा जाता है। आजकल आप मिलेट्स नाम भी सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रामाश्रय आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी ऐसी क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है कि इसे श्री अन्न भी कहा जाने लगा है? जी, बहुत ही आपने अहम यहाँ सवाल किया है और इसकी महत्वता ही दर्शाती है कि इसको श्री अन्न हमारे सभ्यता और समाज में श्री शब्द बहुत ही एक सम्मान सूचक होता है और आप समझ सकते हैं कि पुरातन समय से इस अन्न को कितना अधिक महत्व दिया गया है हमारे रोजमर्रा की खाद्य प्रणाली में। तो इसलिए इसको श्री अन्न कहा जाता है। हाँ, इसके क्या कुछ मायने हैं या क्या कुछ महत्व है? पहली तो बात है हमारे जो पोषक में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम दूसरे अनाजों से इनकी तुलना करें तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा, खासकर इसके आपके जो खाद्यान्न में इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है अगर हम गेहूं या चावल से तुलना करें। अगर उदाहरण के तौर पर हम यहाँ आपको बताएं कि बाजरा, जिसे हम फॉल मिलेट भी कहते हैं, इसमें प्रोटीन का स्तर करीब करीब 10% के आसपास होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे खनिज तत्व, खासकर लोहा है, आपका जिंक है, कैल्शियम है, ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपका रेशा जो डाइटरी फाइबर होता है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि अगर हम इसका सेवन करते हैं दिन प्रतिदिन तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मानव प्रजाति या जाति को ही नहीं ये लाभ पहुंचाता, हमारे पर्यावरण को भी बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि दूसरे अन्न या फसलें अधिक गर्मी सर्दी से प्रभावित होती हैं और उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। ये कुछ ऐसे अन्न हैं, कदन्न अन्न या श्री अन्न, जिस पर कि आपकी पर्यावरण की
मार का कम से कम असर पड़ता है और अधिक से अधिक उत्पादन आपको दे जाते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि हमारे पोषण के लिहाज से भी ये काफी लाभदायक है, तो हमारे पर्यावरण के लिए भी इसकी खेती करना काफी सुरक्षित है किसानों के लिए, और जाहिर तौर पर उनकी आमदनी भी इससे काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप इसकी खेती और प्रसंस्करण से जुड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करना होगा, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे भोजन में मोटा अनाज पहले से ही मौजूद रहा है। हमारे पूर्वज खाने में मोटे अनाज का अच्छा खासा उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे खान पान के तौर तरीकों में भी बदलाव आने लगा। हम मोटे अनाज को भूलते गए और गेहूं व चावल पर निर्भरता बढ़ाते चले गए। लेकिन अब एक बार फिर पूरी दुनिया मोटे अनाज की ओर वापस लौट रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोटे अनाजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इस साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। सरकार भी मोटे अनाजों की खेती और उसके प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदू, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां बनाई जा सकती है और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मट्ठियाँ, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। जी हाँ, तो मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण पर ये रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं सोयाबीन की खेती के बारे में भी। डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए सोयाबीन की खेती आर्थिक रूप से क्या महत्व रखती है, किस पैमाने पर इसकी खेती की जाती है, और रोग कीट का जो प्रबंधन है वो क्यों इतना जरूरी है, किस हद तक फसल प्रभावित हो सकती है अगर उचित रोग कीट प्रबंधन न किया जाए तो? जी नमस्कार। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जी। और उत्पादकता के हिसाब के साथ साथ भी अगर देखें तो जो फसल विविधता के लिए बात करते हैं तो उसमें काफी मैच करती है। और जैसा कि एक रूट नोड्यूलेशन के हिसाब से देखें कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी फसल करती है, तो उसके हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण फसल है। और ये सोयाबीन की फसल 70 से और 100 दिन के बीच में अलग अलग प्रजातियां इसकी काफी अलग अलग राज्यों के लिए अनुशंसित की गई हैं। तो एक अगर देखें कि एक नकदी फसल के रूप में भी सोयाबीन का हम उपयोग कर सकते हैं और एक काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि सोयाबीन के अलावा कुछ मध्य प्रदेश में अगर बात करें कि सोयाबीन के अलावा गेहूं, सोयाबीन के अलावा चना, सोयाबीन के बाद में आलू या फिर इस तरीके की अन्य फसल उगाते हैं, तो उससे किसानों को काफी हद तक जो एक फसल काफी हद तक एक जो आमदनी डबल करने की बात है। तो अगर सोयाबीन की नई प्रजातियों की हम लोग अपने खेतों में लगाते हैं और उसका सही तरीके से कीट व्याधियों का नियंत्रण कर ले, तो एक काफी कम समय में हमको ज्यादा आमदनी दे सकती है। और कीट नियंत्रण के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि समन्वित कीट नियंत्रण अगर करते हैं तो ज्यादा कारगर होता है। तो अगर मौजूदा परिवेश में बात करें 45 से और 60 दिन की लगभग फसलें हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, तो जहाँ पर
40 से 50 दिन की फसलें हैं, तो वैसा क्षेत्रों में डायरेक्ट केमिकल या रसायनों का हम लोग प्रयोग नहीं करें। वहां पर तो बंद रसायनों परिचर के इस्तेमाल से कई तरह से दुष्प्रभाव देखे जाने लगे हैं, इसलिए बेहतर है कि किसान समेकित कीट प्रबंधन को अपनाएं। इसके लिए क्या कुछ उपाय किसानों के पास है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में की जाती है। सोयाबीन की फसल में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है। कीटों की बात करें तो सोयाबीन में तना छेदक कीट, सफेद मक्खी, पत्ती छेदक कीट और थ्रिप्स कीट के प्रकोप की आशंका रहती है। तना छेदक कीट और सफेद मक्खी से बचाव के लिए फॉरेट 10G दानेदार दवा को 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। पत्ती छेदक कीट से बचाव के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन में रोगों की बात करें तो सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक रोग का विशेष प्रभाव पड़ता है। ये रोग वायरस से फैलता है। प्रभावित पौधों की पत्ती पीली और चित्तीदार दिखाई देती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 1 से 2 छिड़काव करें। सोयाबीन की रोगरोधी किस्मों जैसे PK 262, PK 327, PK 416 और PK 472 बो सकते हैं। वहीं चितकबरा पीले धब्बे से बचाव के लिए कन्फीडोर की 250 मिलीलीटर मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से 25 और 45 दिनों पर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग के लिए बाविस्टीन की 250 ग्राम दवा को 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खेत में दीमक का प्रकोप दिखने पर मोनोक्रोटोफॉस 36 EC दवा की 750 मिलीलीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवाओं का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल व्हाट्सएप के जरिए आना ये शुरू हो गए हैं। तो आइए कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि सोयाबीन के नीचे की पत्तियां लाल हो रही है, इसका क्या उपाय करें? तो बताएं डॉक्टर शुक्ला, क्या वजह है इसकी और क्या उपाय किया जा सकता है? मैम, पत्तियां नीचे की लाल होती है एक्चुअली। अगर सोयाबीन की अभी स्टेज क्या है, अगर वो 45 से 50 दिन की है तो नीचे की पत्तियां पीली या लाल पड़ती ही हैं, क्योंकि नीचे उतना प्रकाश संश्लेषण या लाइट नीचे तक जा नहीं पाता और ज्यादा मॉइस्चर की कंडीशन में भी इस तरीके की परिस्थितियां आ सकती हैं। तो अगर नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही है या लाल फसल अगर बहुत ज्यादा दिन की है तो पत्तियां लाल हो सकती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर शुक्ला। इस बीच यहाँ पर मोटे अनाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामाश्रय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोटा अनाज है उसमें खास तौर पे कौन कौन से अनाज है जो इस श्रेणी में आते हैं? मोटे अनाज की श्रेणी में खासकर जैसे आपने यहाँ पे एक शुरुआत में एक रिपोर्ट देखी, उसमें बड़े विस्तार से दिखाया गया ज्वार, बाजरा, कोंदो, कगनी, मडुआ, रामचीना इत्यादि हमारी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको हम मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। इसमें खास तौर पर हमारा ज्वार, बाजरा और रागी, मडुआ ये प्रमुख जिसे कहते हैं हमारी महत्वपूर्ण मोटे अनाज की फसलें हैं। इसके अलावा कगनी, कोदो ये आपकी गौड़ श्रेणी की जो मोटे अनाज हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजरा हमारी प्रमुख मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और इसी तरीके से इसके उत्पादों को भी विभिन्न रूपों स्वरूपों में बांटा गया है। खासकर हमारे अगर मोटे अनाजों में प्रतिशत का हिसाब से देखें तो ज्वार और बाजरा का क्षेत्रफल और कुल उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है और तकरीबन ये 60% हिस्सा इन्हीं दो प्रमुख जो मोटे अनाज हैं ये कहीं न कहीं अपना हिस्सा लेते हैं इसमें। जी बिल्कुल, और इनके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से जुड़ सकते हैं इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
हाँ, मैं ग्राम बारोदा लखा शिमला उद्योग से कन्हैया प्रजापति बोल रहा हूँ। मोटे अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? मोटे अनाज का भंडारण किस तरह से किया जाता है ये जानना चाहते हैं? जी जी, डॉक्टर रामाश्री बताएं। हाँ, जिस तरीके से आप दूसरे अनाज खासकर गेहूं है, चावल है, उनका भंडारण करते हैं, उसी तरीके से हमारे मोटे अनाजों का भंडारण भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है जब आप इसकी गाई करके या विनोइंग करके आप अपने घर पे लाते हैं तो इसमें नमी का प्रतिशत कम से कम होना चाहिए। अगर आप इस भंडारण के समय लाते हैं तो इसमें नमी का प्रतिशत 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर नमी का प्रतिशत ज़्यादा है तो कहीं कहीं आप फफूंदी जनित बीमारियों को भी अपने साथ साथ लाते हैं। इसके अलावा जहां आपको भंडारित करना है, जहां आपका भंडार गृह है, उसकी आपकी स्वच्छता का भी बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। कहने तात्पर्य है कि उसमें पहले से जो हमारे सुरसुरी है या दूसरे आपके भंडारण के कीट हैं, उनके कहीं कहीं अंडे ना मौजूद हैं या उनका कहीं कहीं किसी क्रेबाइसिस या किसी दराज इत्यादि में वो कहीं न छिपे बैठे हैं, तो उनका कहीं कहीं आप अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन कर दें। कहने का तात्पर्य उनको अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं। इसके लिए आपका ये तो धूम्रपान करना पड़ेगा। धूम्रपान करने के लिए आपको कई तरीके के कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे आपका एल्डिफॉस आती है, एल्डिफॉस का भी आप धूम्रपान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका भंडार गृह मिट्टी का बना हुआ है तो कहीं कहीं हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग उसमें कहीं कहीं हल्की आग भी जला देते हैं, जिससे कि उसकी सतह पर अगर कीट पतंगे या हमारी कुछ फफूंदी जनित फफूंदी है जो फैलाने वाली, तो वो कहीं कहीं नष्ट हो जाती है। हाँ, इस तरीके से आप अगर भंडारण करते हैं, खासकर आप सही दिशा में नमी का ध्यान रखते हैं, आप बोरे और भंडार गृह को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करते हैं, इसके बाद अगर उसको हम रखते हैं तो उनमें कम से कम कीट पतंगे इत्यादि आते हैं, जिससे आपका भंडारण के समय का नुकसान नहीं होता है। तो कन्हैया लाल जी, विस्तार से जाना आपने कि मोटे अनाज का भंडारण आप किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और सोयाबीन में रोग कीट प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। राजकुमार जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार राजकुमार जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सोयाबीन की नई किस्म की प्रजाति कौन सी है और एक कहाँ से प्राप्त होगी। माफ कीजिएगा राजकुमार जी, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए। नवीनतम प्रजाति कौन सी है, कहाँ से मैम प्राप्त मैं होगी? जानना चाहता हूँ कि नवीनतम प्रजाति सोयाबीन की कौन सी है सोयाबीन और की, कहाँ से ठीक है प्राप्त होगी। ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं नरसिंहपुर के जो किसान भाई है उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन वो हमेशा उठाते रहेंगे। नवीन प्रजातियों का मेरा मतलब है दो तरीके की मध्य प्रदेश में जो प्रचलन में प्रजातियां हैं, एक तो कम दिन की है, मध्यम ड्यूरेशन की है, जो कि लगभग 80 से लेकर के 90 दिन के आसपास की है, मध्यम ड्यूरेशन में आती है। तो अभी जो ज्यादातर किसान भाई यूज करते हैं JS 9560 पुरानी प्रजाति है, इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो अगर कम दिन की प्रजातियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो NRC 150, NRC 138 और NRC 152, ये तीन अभी नवीनतम प्रजाति हैं जो कम दिन की है, यानी कि लगभग 92 डेज की है। और अगर मध्यम अवधि या 100 दिन के आसपास की प्रजातियों में, नई प्रजातियों के बारे में बात करें तो JS 2069 है, JS 2098 है, और भी इसके अलावा RVSM 1135 जो कि लगभग 105 दिन की, 110 दिन की प्रजाति, ये नई प्रजातियां हैं। और इसके लिए आप नई प्रजातियां चाहिए तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में भी है, वहां पर भी बात कर सकते हैं। और नरसिंहपुर से चूंकि आप है तो आप उसके लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है वहां पर बात कर सकते हैं, या आपके नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी बात कर सकते हैं। चौथा एक विकल्प राष्ट्रीय बीज निगम होते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम नरसिंहपुर में भी है या जबलपुर में होगा, वहां पर बात कर सकते हैं। इन जगहों पर आप लगभग मई के महीने में अगर संपर्क करेंगे तो ये प्रजातियां आपको ज्यादा मात्रा में नहीं बट 2 किलो या 4 किलो के रेशियो में आपको उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, जाना आपने कि अवधि के अनुसार कौन कौन सी अच्छी प्रजातियों का चुनाव आप कर सकते हैं और ये बीज आपको कहां से मिल सकता है। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी। हमें क्या करना चाहिए को बचाने के लिए? जी नंदस्वरूप जी, एक बार फिर से अपना सवाल कृपया दोहरा दीजिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, अपना बाराबंकी से मैं कहना ये चाहता हूँ जो मोटा अनाज का मैं भंडारण करता हूँ तो हमारा जो भंडारण जगह है वो थोड़ा ऊंचा होता है, जिससे कोई सीधम में जाने पाए, कोई चूहा या मकोड़े में जाने पाए, और दीवार से हट करके मैं भंडारण करता हूँ और छत हमारी मजबूत, जिससे पानी में रखने पाए। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए मोटे अनाज को बचाने के लिए? जी डॉक्टर रामाश्रय बताइए। देखिए आप नंदस्वरूप मिश्रा जी, भंडारण के समय कई सत्र होते हैं, खासकर आपने यहाँ पे चूहे का भी जिक्र किया, तो इसके लिए आपको भंडारण की जो भी जगह है भंडार गृह, उसमें चूहों के नियंत्रण की कहीं न कहीं कुछ व्यवस्था करनी होगी। वो आपके भंडार गृह तक नहीं पहुंच पाए, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके लिए कई उपाय हैं, आप फिजिकल जो आपके बैरियर क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे आपने बताया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड की जो एक गोलियां आती हैं उनको कहीं न कहीं हम रखते हैं, जिसका एक गैस निकलती, धुआं निकलता है, उससे कि हमारे जितने भी इसमें कीट लगते हैं, मकोड़े लगते हैं, वो कहीं न कहीं सैनिटाइज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात होती है जैसे भी हम कुछ जो बोरे यूज़ करते हैं, खासकर हम जूट के बैग उस पहले हम कहीं से लाए हुए होते हैं और उनको हम पुनः उसमें प्रयोग में लाते हैं, लेकिन
यहाँ पे इनको पुनः प्रयोग करने से पहले उनको आपको सैनिटाइज करना होगा अच्छी तरीके से। इसके लिए या तो आप इसमें एल्डिफास की जो गोली है उसको किसी एक बड़े टिन में डाल दें और उसमें बंद करके 24 घंटे तक छोड़ दें, जिससे कि ये सैनिटाइज हो जाएंगे उसके धूम्रण से। और इसके अलावा खासकर आपका जो भी भंडार गृह है वहाँ पे नमी का प्रतिशत कम से कम होना चाहिए। जैसे कि नमी हमारे जो भी अनाज हैं, अन्न हैं, उनका कहीं कहीं शत्रु होता है, वो कहीं कहीं उसमें कीड़े मकोड़े और फफूंदियाँ पनपने लगती हैं। इसके अलावा आप इसके जैसे हमारे आजकल कई बीन्स आते हैं, मेटालिक बीन्स, धातुओं से बने हुए बड़े बड़े, जिनकी धारण क्षमता करीब करीब 5 क्विंटल या 10 क्विंटल होती है। ये बहुत ही सस्ता और सुगम तरीका है। और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं ये मेटालिक बीन्स, खासकर धातुओं से बने हुए जो कोठले होते हैं भंडार ग्रहण करने के लिए, उनको भी हम आजकल संशोधित करते हैं और प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं कहीं कुछ हमारे प्रखंड हैं, ब्लॉक्स हैं, किसी वहाँ पे इसमें कहीं कहीं छूट भी दी जा रही है, यूँ कहूँगी। इस तरीके के जो भंडारण के लिए जो बिन्स, मेटालिक बिन्स होते हैं धातु से बने, उनको खरीदने के लिए। तो इन सब का अगर अब एक समाकित प्रयोग करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, एक किसी उपाय के बजाय हम सारी इन मोटे बिंदुओं पे ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर मिश्रा जी आप अपने अनाज को बचा पाएंगे, खासकर मोटे अनाज अपने भंडारण में। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल भेजा है सौदान सिंह जी ने मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन में इल्ली लग रही है, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करें? डॉक्टर शुक्ला, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, सोयाबीन अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो स्टेज है लगभग 50 से 55 दिन की स्टेज है, चूंकि 20-25 जून के आसपास बुआई हुई है। तो इस कंडीशन पे इल्ली दो कंडीशन की हमें देखने को मिल रही है। एक तो तंबाकू की इल्ली, स्पोडोप्टेरा बोल रहे हैं, और एक चने की इल्ली। 2 तरीके की ये इल्लियां ज्यादातर देखने में आ रही है। तो और तीसरी भी कभी कभी कहीं कहीं पर देखने में आ रही है, सेमी लूपर। ये 3 तरीके की है। अलग अलग दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इसमें जैविक खेती को प्रमोट करने वाले किसान है या करने वाले मध्य प्रदेश में, क्योंकि काफी एरिया है जैविक खेती का, तो इसके लिए बिवेरिया बेसियाना या बीटी बैसिलस थ्रूरेंजियोसिस, ये 2 है। इसका 1 लीटर मात्रा हम 500-600 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर सकते हैं। तो जैविक तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर रासायनिक दवा भी स्प्रे करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो जो कॉम्बिनेशन वाली है, जो कि इल्ली के साथ में कहीं कहीं पर देखने को आ रहा है कि येलो मोज़ेक आ रहा है, सफेद मक्खी, इसका भी आक्रमण देखने को आ रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन में दवाई मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, बीटा साइफ्लुथ्रिन के साथ में इमिडाक्लोपिड का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो 350 ml मात्रा दवा आप एक हेक्टेयर के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं भी रहता तो क्लोरेंट्रा नीलीफ्लोर के साथ में लैम्डा हेलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो 150 से 200 ml मात्रा को अगर 1 हेक्टेयर में अनुशंसित मात्रा में जो भी पानी है 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे कर देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आगामी 30 दिनों तक किसी भी तरीके की दवा का आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक है, तो सौदान जी, उम्मीद है कि इन सुझावों पर जरूर आप अमल करेंगे और इल्लियों से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। मेरा निवेदन यह है कि ज्वार बोने के बाद पेड़ में कभी कभी कई भुट्टे साथ आ जाते हैं, और उसमें क्या है कि जो भुट्टे ज्यादा आते हैं तो उनमें दाना कुछ कमजोर लगता है। तो क्या करें कि गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त ज्वार कराना है। धन्यवाद जी।
जी डॉक्टर देखिए नईमुद्दीन साहब, जैसे आपने कहा कि अगर भुट्टा एक की जगह 2 आता है या 2 के 3 आ जाते, तो निश्चित तौर पर आपका जो खुराक है पौधा ले रहा है ज़मीन से, वो 2 या 3 जगह बढ़ जाएगी और उसमें जो दाने हैं कहीं न कहीं उतने सबल और प्रबल नहीं होंगे जितने कि एक भुट्टे में। तो आप ऐसा अगर महसूस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप इसकी थिनिंग कर सकते हैं जब आपके खेत में भुट्टे में एक पौधे में 2 या 3 भुट्टे आ रहे हैं, तो आप उसको एक छोड़ के बाकियों को आप निकाल सकते हैं, जिससे कि जो भी भुट्टा होगा आपका एक, उसमें दाने भरपूर होंगे और उनका आकार और वजन मात्रा भी अधिक से अधिक मिलेगी। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ ऐसी प्रजातियां भी आ रही हों जिसमें कि मल्टी कॉबिंग हो, एक से ज़्यादा 2 भुट्टे जिसमें उनको धारण करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से आप निश्चित करेंगे कि अगर ऐसी प्रजाति है जिसमें कि एक ही भुट्टा आता है, उसके बावजूद भी उसमें 2-3 भुट्टे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसको निकाल दें, जिससे कि आपका एकल जो भुट्टा होगा उसमें दानों की मात्रा ज़्यादा होगी और उनका वजन, रंग रूप और गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है गटूलाल जी ने, जिनका कहना है कि सोयाबीन में सफेद मक्खी बहुत है और पीलेपन की भी समस्या आ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर शुक्ला क्या उपाय किया जाए? मैम, सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मेरा तो ये सजेशन है कि केमिकल रसायन छिड़कने के पहले आपको आप अपने खेत पीले कलर के ट्रैप लगाएं। 1 हेक्टेयर में 10 से 12 ट्रैप लगाएं और उसके बाद में जो मॉलिक्यूल मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं, बीटा साइक्लोथ्रीन और इमिडाक्लोप्रिड, ये 350 ml मात्रा अगर पावर पाम का स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करें। और यदि नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 500 लीटर पानी में 350 ml दवा का स्प्रे करें। दूसरा चीज, अगर ये मॉलिक्यूल उपलब्ध नहीं भी होता है तो आप क्लोरेंट्रानिलीक्लोर के साथ में जो लैम्डा साइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है, उसका 200 ml मात्रा 400 लीटर पानी में घोल बनाकर के स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पावर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 लीटर पानी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। ध्यान रखें कि जो पीले कलर के ट्रैप आते हैं जिन्हें एलोस्ट्रिपी बोलते हैं, 1 हेक्टेयर में 15 से 20 लगाए तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल तेजी से होगा उसको जी, और नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल गटूलाल जी, उम्मीद है इन सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और आपकी समस्या से जरूर छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और मोटे अनाज से जुड़ा हुआ एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, हेमराज जी ने, मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मोटे अनाजों से रोटी बना सकते हैं। जी डॉक्टर रामाज। निश्चित तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं अनभिज्ञ है कि कौन कौन से मोटे अनाजों से रोटियां बनाई जाती हैं या बनाई जा सकती हैं। निश्चित तौर पर हमारे सारे मोटे अनाज, खासकर जिसमें प्रमुखता से मैं नाम लेना चाहूँगा, ज्वार बाजरा की रोटी बहुत ही अच्छी, गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होती। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ज्वार है, इसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और बाजरे की भी रोटी अच्छी बनती है। जैसे आप लहलाता हुआ बाजरा देख रहे हैं, इसके जो पर्ल मिलेट बोलते हैं, बहुत अच्छी रोटी बनती है और भरपूर होती है पोषक तत्वों से। खासकर आपकी जाड़े के मौसम में आपकी बाजरा की रोटी और उसके साथ साथ दूसरे दालें और सब्जियों के साथ साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है स्वास्थ्य के लिए। तो निश्चित तौर पर आपके जो 2 मोटे अनाज खासकर प्रमुख, ज्वार और बाजरा, इसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और आसानी से हमारे सारे जो भी दर्शक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने खान पान में इनको जगह दें, जिससे कि हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य दोनों अधिक से अधिक सुधरे और राष्ट्र और हमारी जो आबादी है सबल बने। बिल्कुल, ये रोटियां पहले आमतौर पे हमारे खाने का हिस्सा रहा करती थी, हमारी थाली का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन खान पान की आदतें बदलती गई है, लेकिन अब फिर से लोग इसकी महत्ता को समझने लगे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। विनय जी रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी विनय जी, बताएं विनय जी, क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं। अच्छा, सोयाबीन में इल्ली का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर शुक्ला, अभी आपने कुछ सुझाव दिए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से दोहरा दे कि क्या करें इल्लियों से बचाव के लिए।
सोयाबीन में जो जनरली अभी देखने में हमको मिल रही है, सोयाबीन में 3 तरीके की इल्लियां, सेमी लूपर और एक चने की इल्ली और एक तंबाकू के लिए 3 तरीके की इल्लियां देखने में आ रही हैं। और इनका जो खाने का तरीका है लगभग एक जैसा रहता है, देखने में जरूर कुछ पीले कलर की, काले कलर की या रोएदार इस तरीके की इल्लियां मिलती हैं। तो अगर इस तरीके की इल्लियां मिल रही हैं तो चूंकि अभी 50 दिन के आसपास की अपनी लगभग रतलाम के आसपास की फसलें होंगी, तो हम एक सिंगल इल्ली का कंट्रोल ना करें, क्योंकि येलो मोज़ेक सफेद मक्खी की भी समस्या लगभग इसी अवस्था पर आती है। तो कॉम्बिनेशन वाले जो पैक है, हम उन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पूर्व में भी बताया था कि बीटा साइक्लोथ्रिन के साथ में इमिडाक्लोपिड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो 350 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। दूसरा, अगर कॉम्बिनेशन वाली दवा का इस्तेमाल नहीं करना है तो स्पाइनोटेरम करके एक मॉलिक्यूल है जिसकी 450 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए लगती है। और यदि स्पाइनोटेरम मार्केट में नहीं भी मिलता है तो फ्लूबेंडियामाइड 39% उसकी मात्रा 150 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। किसान भाइयों, इसमें एक चीज का जरूर याद रखना है हमको कि अगर हम पावर पंप का स्प्रे कर रहे हैं तो 150-200 लीटर पानी का ही प्रयोग करें 1 हेक्टेयर के लिए। तो और यदि नैपसैक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम हाथ से चलाते हैं, उसमें 500-600 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इन दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। आगामी 40 दिन तक या 30 दिन तक कोई दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो विनय जी, इन सुझाव पर जरूर आप अमल करें और इससे आपको फायदा भी जरूर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इसके साथ ही सोयाबीन की फसल को किस तरह से रोग व कीट से बचा सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा सवाल ये था मैम, मेरे एक दोस्त है, उनकी नाश्ते की दुकान है और मैंने उनसे कहा कि आप मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करें और इन्हीं की चीजें बनाएं। तो सवाल ये आया कि सीखें कहाँ से और जाने कहाँ से। तो हम क्या अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे मोटे अनाजों का प्रसंस्करण का प्रशिक्षण उपलब्ध होता है और मिल सकता है कभी भी? बिल्कुल, बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछा है आपने। आइए जानते हैं कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पे एक हमारे वैश्विक स्तर पर एक मिशन चल रहा है मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, और हर कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में इस तरीके के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और इस पर
प्रशिक्षण हासिल कराया जा रहा है। हाँ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि अगर एक एक व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तो प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक आप समूह बना लें, 15-20 जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं एक साथ वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी अध्यक्ष हैं, व्यवस्थापक हैं, उनसे संपर्क साधें और निश्चित तौर पर ये मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के ऊपर और उनका विपणन, अगर आप उसका प्रसंस्करण कर भी लेते हैं और कुछ उत्पाद जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ बेकरी के प्रोडक्ट जैसे उसके बिस्किट्स हैं, आपका रवा है जिसे कि आजकल डोसा बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से अनेकादि उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उनको अगर मार्केट में ले जाना है तो किस तरीके से आपकी हैंड होल्डिंग की जाए। अगर हमारा कुछ ग्रामीण महिलाएं भी इस तरीके का रोजगार शुरू करती हैं तो उनका उत्पाद कहाँ पे बिके, तो इसके लिए हमारे राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर काफी कुछ प्रयास कर रही हैं। खासकर हमारा जो खादी ग्राम उद्योग है जो KVIC इंडिया, जो वहाँ पे जो भी उनके आउटलेट हैं वहाँ पे इस तरीके के उत्पाद, खासकर मोटे अनाजों के उत्पाद हैं, उनके विक्रय को प्राथमिकता दी जा रही है और इसके द्वारा हमारे जन जन तक जो मोटे अनाजों के विभिन्न उत्पाद हैं वो पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जो भी निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे संपर्क साधें और वो आपको इस पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हासिल कराएंगे। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस जवाब के जरिए बाकी जो तमाम किसान हैं जो मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण से में रुचि रखते हैं उन्हें भी जरूर लाभ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सोयाबीन के अंदर मतलब गटल बिटल करके है तो कोई तो खाद देते अंदर से, कुछ कीड़ा है अंदर से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी किस फसल की बात कर रहे हैं आप कैलाश जी? सोयाबीन में। ठीक है जी, डॉक्टर शुक्ला बताएं। हाँ बिल्कुल, जो अपने किसान भाई का ये कहना है कि गटल बिटल जैसा है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन मध्य प्रदेश में सोयाबीन की है, गटल बिटल के अलावा स्टेम फ्लाई भी देखने को आ रहा है। आप देखेंगे कि जो पुरानी प्रजातियां हैं, पुरानी प्रजातियों में मैं नाम बता देता हूँ, JS 9560 है, NRC 7 है, JS 335 है। इस तरीके की जो पुरानी प्रजातियां हैं उसमें गटल बिटल के अलावा स्टेम फ्लाई की समस्या ज्यादा देखने को आ रही। मेरे हिसाब से जो आप पूछ रहे हैं वो स्टेम फ्लाई पूछ रहे हैं, उसका अगर जो तना है उसको चीड़ करके देखेंगे तो अंदर कीड़ा दिखता है, और जो आप गटल बिटल की बात कर रहे हैं वो ऐसा पूरा तने में पूरा रिंग बनाता है। तो अगर ये दोनों तरीके के इंसेक्ट अपने खेत में अवेलेबल है तो जो मैंने पूर्व में कॉम्बिनेशन वाले मॉलिक्यूल बताए आप उनका जी बिल्कुल, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलाश जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लगातार सवाल भेजा जा रहा है। रचना यादव जी ने सवाल भेजा है रेवाड़ी हरियाणा से, जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करने के लिए स्टार्टअप कैसे शुरू करें। जी डॉक्टर रामाश्रय। ये बहुत अच्छी आपकी मंशा है। स्टार्टअप के जरिए इस मोटे अनाज श्री अन्न को आगे बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है और खासकर हमारे जो ग्रामीण युवा हैं उनको जोड़ा जा सकता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 इत्यादि के तरीके इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक मिशन बनाया जा सकता है। और हाँ, अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं उससे पहले आपको प्रशिक्षण हासिल करना पड़ेगा। प्रशिक्षण हासिल करने के लिए कहीं, जैसे कि आप पहले भी जिक्र किया जा चुका है, आप रेवाड़ी में हैं तो रेवाड़ी में आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ का जो प्रसंस्करण इकाई है इनके यहाँ पे विश्वविद्यालय में खाद्य विज्ञान में, वहाँ पे मोटे अनाजों के प्रसंस्करण पर बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण हासिल किया जा रहा है। वहाँ से भी आप प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं प्रशिक्षण हासिल करने के बाद आप इसकी कहाँ से कुछ व्यवस्था करेंगे, आप ऋण इत्यादि की भी व्यवस्था करनी है आपको। तो अगर आपने प्रशिक्षण हासिल किया हुआ है तो
उसमें प्राथमिकता दी जाती है। जिन प्रशिक्षणार्थियों के पास सर्टिफिकेट है उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंक भी प्राथमिकता देती है अगर आपके पास उचित सर्टिफिकेट है। तो ये मैं ये कहूँगा कि आप पहले एक प्रशिक्षण लें और फिर आपके यहाँ के जो भी अगल बगल के जिला उद्यान अधिकारी हैं या CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। उनके यहाँ भी विभिन्न योजनाएं चल रही आजकल स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। खासकर हमारा जो प्रशासनिक मंत्रालय है वहाँ के माध्यम से कई ऐसी चलाई जा रही हैं योजनाएं जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। इसके अलावा और भी कई आपके संस्थान हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे आपका निफ्टेम है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है मोटे अनाजों की। तो इस तरीके से अगर आप कड़ी दर कड़ी पहले आप प्रशिक्षण हासिल करें, इसके बाद आप कहीं न कहीं ऋण इत्यादि की व्यवस्था करें और इसके अलावा जो इकाई लगाने के लिए ऋण दिया जा रहा है तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन 10 क्विंटल या 5 क्विंटल मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करना चाहते हैं या इससे भी ऊपर आगे जाना चाहते हैं, इन सब की नेटिविटी आप तय कर सकते हैं। बिल्कुल, और इन दिनों देखा जा रहा है बहुत ही तेजी से इस क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर रामाचार्य, ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनके सामने किस तरह की आम तौर पर चुनौतियां या परेशानियां आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी स्टार्टअप में चुनौती सबसे बड़ी आती है कि आपका जो उत्पाद होगा वो पहले से मार्केट में जो आपके बहुत ही नामी ग्रामी ब्रांड हैं उनसे compete कर पाएगा कि नहीं। ये सबसे बड़ी मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए आपके पास जो भी आप मशीनरी लगाएंगे वो किस तरीके की आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आपके स्वच्छता, गुणवत्ता और आपका उसकी जो लुक है, आपका प्रोडक्ट आएगा उसका जो लुक क्या है, उसकी कॉस्मेटिक अपील क्या है, उपभोक्ताओं को किस तरीके से आकर्षित करता है, उसमें आपकी पैकिंग भी आती है। मैं कहूंगा कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे भी ये सिद्धांत कार्य करता है। तो इन सबको अगर आप ध्यान में रखें तो कहीं न कहीं आप उनसे compete कर पाएंगे। जो हमारे पहले से नामी ग्रामी ब्रांड हैं उनसे आप प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। हाँ, उससे आप कहीं न कहीं कुछ उसकी कीमत भी कम रखेंगे। और बहुत से हमारे ऐसे आउटलेट हैं, जैसे हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं या हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की कैंटीन है, वहाँ पे भी आप जाके उनको आप समझा सकते हैं कि ये आप जंक फूड न खाएं और इस तरीके से हमारे जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं आप बहुत मानक गुणवत्ता मानक युक्त हैं, इनको आप आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप स्टार्टअप शुरू करके मार्केटिंग को भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर उनके आप में गुणवत्ता है, उनकी पैकिंग अच्छी तरीके से है, आपकी कन्विंसिंग पावर है उपभोक्ता को कि ये उसी तरीके से अच्छे हैं जैसे कि अन्य बड़ी नामी ग्रामी कंपनी के। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक स्टार्टअप चलाया जा सकता है मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए। इसी के साथ यहाँ पे कार्यक्रम में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। संजय कदम जी इस वक्त नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी संजय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो जी जी बताएं, टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी बताइए। तो सोयाबीन की खेती में वो जमीन में रहती है ना हुमनी वो पूरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं सर, इसके लिए उपाय योजना है क्या? जी जी बताएं डॉक्टर शुक्ला, इसमें क्या उपाय किया जा सकता है? जी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है इनका। सोयाबीन की फसल में उंडी बता रहे हैं जिससे कि फसल को काफी नुकसान हो रहा है। सोयाबीन में जो मैं सोच पा रहा हूँ कि ये गर्डल बीटल की बात कर रहे हैं या फिर व्हाइट ग्रब की बात कर रहे हैं, जो सोयाबीन की फसल को पूरा बर्बाद कर रहा है। व्हाइट ग्रब एक गोबरीला कीड़ा आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इससे अगर नुकसान हो रहा है तो बुआई करने के समय में एक जैविक मॉलिक्यूल अपने पास में उपलब्ध है, ब्यूवेरिया बेसियाना। तो 1 से 2.5 किलोग्राम के बीच में 2 से 2.5 किलोग्राम के बीच में 10 से 20 किलोग्राम उसमें गोबर की खाद, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद मिला करके पूरे खेत में डाल दें तो वो उससे कंट्रोल हो जाता है, जैविक तरीके से होता है। और या फिर ये अवेलेबल नहीं होता तो जो क्लोरोपाइरिफॉस 2% दानेदार आता है उसका लगभग 15 से 20 किलोग्राम। जी जी बिल्कुल, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सोयाबीन की फसल में किस तरह से रोग व कीट का खतरा हो सकता है और क्या क्या उपाय अपनाया जा सकता है, लेकिन आइए इस बीच मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी कुछ और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर राम मास्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज के जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए खासतौर पर मशीनों की काफी आवश्यकता होती है, तो ये मशीन कहाँ से उपलब्ध होते हैं और किस तरह से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है? क्या इसमें भी किसी तरह का अनुदान जो है वो किसानों को मिल सकता है? देखिए, जो आपने मशीनों के प्रयोग की बात कही मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के लिए, बहुत ही अहम बात है। और मोटे अनाजों का प्रसंस्करण में कहीं न कहीं जो बाधा आ रही है इसी वजह से, जैसे हमारे गेहूं है या चावल है, इनकी मशीनरी बहुत पहले से ही उपलब्ध है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी हैं और इनके ऊपर जो एक कवरिंग होती है उतनी ज़्यादा यूं कहें सख्त नहीं होती। जैसे कि हमारे मोटे अनाज आकार में बहुत छोटे होते हैं और उनके ऊपर जो कवच होता है उसको हटाना, जिसे भूसी कहते हैं, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसकी मशीनरी की अभी कहीं न कहीं अभाव है, लेकिन बड़ी तेज़ी से मशीनरी का विकास किया जा रहा है। खासकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIE भोपाल अभी इस पर काफ़ी कार्यरत है और भी इसके सहायक संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या दूसरे और भी इदारे हैं, इसकी मशीनीकरण में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक इस पे परियोजना चल रही है। और इसके अलावा जो हमारा प्रसंस्करण मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये भी उपलब्ध करा रहा है खासकर जो मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के लिए मशीनें, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ इत्यादि के लिए। तो इस पर सब्सिडी निश्चित तौर पर, और सब्सिडी की मात्रा 40% से लेके 90% तक भी अनुदान दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी लाभार्थी है उसकी स्थिति क्या है, किस वर्ग से आता है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार उनका चुनाव किया जाता है और जो इसमें सब्सिडी दी जाती है, ऋण दी जाती है, छूट दी जाती है, उसकी मात्रा वहाँ पे वैरी करती है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत इंटीग्रेटेड समाकित तौर पे इसमें प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि इसकी मशीनें उपलब्ध हों और एक यूनिट में कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध होती हैं उसको एक जगह पे मिल जाए। हमारे जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जो भी किसान भाई इसकी प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं, एक जगह से भी इसकी जो मोटे अनाजों की प्रसंस्करण की मशीनें उपलब्ध हो सके। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है जिन्होंने अपना नाम और स्थान तो नहीं लिखा है कि सोयाबीन की फसल में फूल आने के बाद भी क्या यूरिया खाद दे सकते हैं? जी डॉक्टर शुक्ला। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की फसल में फूल आने के बाद भी क्या यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैम जी हाँ, बिल्कुल। सोयाबीन की फसल में
अगर आपको वैसे तो प्राइमरी स्टेज पर जो बेसल डोज होता है उसमें सारा हम रिक्वायरमेंट उसको देते हैं, फिर भी अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ी तो आजकल जो नैनो यूरिया आ रहा है, चाहे वो डीएपी हो या फिर यूरिया हो, नैनो यूरिया अथवा डीएपी का हम फ्लावरिंग या फ्लावरिंग के बाद खड़ी फसल पर आसानी से कर सकते हैं। लगभग 400 ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करना है। तो इस तरीके से 1 हेक्टेयर में आराम से आपका मतलब 1 से 1.5 लीटर नैनो यूरिया अथवा नैनो डीएपी में आपका हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें कार्यक्रम के दौरान दी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राम आश्रय, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जो मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर एक क्षेत्र में जो इस वक्त भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही है उसे देखते हुए? देखिए, इसमें हिचक की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। सरकार, केंद्र और राज्य बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं आपके साथ, और ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि ये एक वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हमारे मोटे अनाज है ये बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि जब फ्यूचर फूड आने भविष्य का हमारा जो खाद्यान्न है ये आने वाला है, और इसी संदेश के साथ हमारे जो भी स्टार्टअप करने वाले या दूसरे उद्यमी हैं, युवा उद्यमी या किसान भाई, इससे बहुतायत मात्रा में जुड़ें, तेजी से जुड़ें, और इससे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। बिल्कुल। तो किसान से अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प इस वक्त आपके सामने है, वो है मोटे अनाज का प्रसंस्करण, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो गया। इसके लेकर के जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसका असर भी नजर आने लगा है और लोगों में मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि सेहत को लेकर लोग बहुत ज्यादा सचेत होने लगे हैं। तो ऐसे में इसके प्रसंस्करण से आप जरूर जुड़ें। इसी के साथ आज आपने जाना कि किस तरह से मोटे अनाज का प्रसंस्करण किया जा सकता है, साथ ही सोयाबीन की फसल को किस तरह से रोग व कीट को से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। तो आपको बता दें कि हेलो किसान में अगला विषय रहेगा केसर की खेती, और साथ ही बात होगी ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग इस विषय पर। बहरहाल यहाँ पर बातचीत बहुत ही अच्छी रही आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राम आश्रय, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिन विषयों पर आपने जाना, और अगला विषय जो हमारा है उसके बारे में अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ईमेल के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं, जिससे कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। साथ ही आप अपने सवाल या विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में सवाल भेजने के लिए आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर कभी भी देख सकते हैं और सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।